ये हमारा जो विविध सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 4 है। टोटल 400 से भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः वही चीज़ें हैं शामिल की गई हैं जो आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपको किसी भी स्टैंडर्ड किताब में नहीं मिलता है और हमेशा आपका मार्क्स कट ऑफ से नीचे रह जाता है, ठीक है? तो वैसे टॉपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रासायनिक परीक्षण। बहुत सारे जो केमिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है? किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट है ये आप सब लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट जो भी पढ़ने वाले थोड़ी-सी भी तैयारी करते होंगे उनको पता है कि एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार की पहचान करता है। तो ये कोई स्पेशल नहीं मैंने पढ़ा दिया। पर आगे जो आपको मिलेगा वो आपको स्पेशल मिलेगा जो आपको बहुत ही मुश्किल से एक जगह पे कंपाइल चीज़ें मिलेंगी, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे फीहे टेस्ट है, ये अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फीहे टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो जो शहद होते हैं, शहद में कृत्रिम शर्करा की मिलावट, फॉर एग्ज़ाम्पल शहद में लोग चीनी मिला के बेचते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए फीहे टेस्ट किया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, पूछा हुआ प्रश्न है। बायोरेट टेस्ट किसकी पहचान करता है? प्रोटीन की पहचान करता है। अगर प्रोटीन हमें पहचानना हो कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कितना है तो बायोरेट टेस्ट से पता चलता है। आयोडीन टेस्ट आप जान रहे होंगे स्टार्च की पहचान होती है, शायद आपने पढ़ा होगा पहले। जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो रिड्यूसिंग शुगर की पहचान करता है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे शुगर जो इलेक्ट्रॉन देता है देता है जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज उन सबको रिड्यूसिंग शुगर बन कहते हैं, तो उसकी पहचान करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको पता करना चाहिए रिड्यूसिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट आपके प्रश्न में आ जाएगा कि किस चीज़ की पहचान करता है, तो एल्डिहाइड की। ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सारे के सारे एमसीक्यू आपको आ रखे हैं और आता ही रहेगा, ठीक है? टॉलेंस टेस्ट में भी एल्डिहाइड की पहचान होती है। एल्डिहाइड के लिए कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रेडी टेस्ट हो गया उसमें वो भी है। लेकिन जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, लूकस टेस्ट। लूकस परीक्षण किस लिए करते हैं? तो अल्कोहल का वर्गीकरण करने के लिए। अल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, तो उनको अलग-अलग पार्ट में वर्गीकृत करने के लिए हम लोग लूकस टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन गया। तो सिर्फ एमसीक्यू है। बायो टेस्ट किस लिए करते हैं? तो हम लोग असंतृप्त यौगिक मतलब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसकी पहचान करने के लिए बायर्स टेस्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि जो बायोरेट टेस्ट होता है, इसमें प्रोटीन की जो पहचान करते हैं, उसमें बैंगनी या वॉयलेट रंग बनता है, ठीक है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछा जा चुका है बायोरेट टेस्ट में कैसा रंग बनता है और क्या चीज़ की पहचान होती है। आगे हम आते हैं। जो हमारे पास कार्बिलमाइन टेस्ट है, कार्बिलमाइन टेस्ट उसमें प्राथमिक अमीन ये कहने का मतलब जो अमीनो एसिड होता है प्राइमरी अमीनो एसिड उसकी पहचान की जाती है कार्बिलमाइन टेस्ट से, ठीक है? लाइम वाटर टेस्ट एक होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान हम लोग करते हैं। अगर जैसे चूने से पास करते हैं, चूने का रंग अगर दूधिया हो जाता है इट मीन्स कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है। इमल्सन टेस्ट है, इसके अंदर में वसा की पहचान की जाती है। ज़ैंथ्रोपोटिक टेस्ट एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड की पहचान उसके अंदर की जाती है। अमीनो एसिड से संबंधित कई सारे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन आपको 2-3 इम्पोर्टेंट जैसे निनहाइड्रेट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूछा जा चुका है। अमीनो एसिड की पहचान करने के लिए निनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं। मोर्स टेस्ट में हम क्लोराइड आयन पहचानते हैं। नेस्लर टेस्ट है, नेस्लर टेस्ट हम लोग अमोनिया की पहचान करने के लिए करते हैं। ठीक है, इतना आपको नहीं जानना है, बस इतना जान जाइएगा, ठीक है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल की पहचान करने के लिए की जाती है फेरिक क्लोराइड। बस आपको इतना ही जानना है। एक टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया। जो अगला टॉपिक है जो हमारे पास शुगर्स होते हैं, उसको कई समूहों में बाँटा गया है, ठीक है? तो जो शुगर का यूनिट होता है, जो शर्करा का हमारे पास यूनिट होता है, अग उसके आधार पे जो सारे शुगर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इससे कई बार प्रश्न आते हैं, अनगिनत प्रश्न आ रखे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। साइंस का बहुत ही बेसिक है लेकिन एक जगह पे नहीं मिलता है। मोनोसैचराइड्स मतलब जिसके अंदर में एक शुगर का यूनिट हो, जिसके अंदर एक शुगर का यूनिट हो, सिंगल यूनिट जिसको बोलते हैं, वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज। आपको अब कैसे याद रखना है? जैसे मोनोसैचराइड्स है, एक सिंगल है, तो सिंगल मान लीजिए कौन है? तो राहुल गांधी सिंगल मान लीजिए, आरजी उनकी क्या है? जीएफ, ऐसे याद रखना है।
राइबोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल इससे बना हुआ ये है। अब इनसे प्रश्न ये पूछता है, बनता है एमसीक्यू, में आपको बता रहा हूँ, सबसे सरल शर्करा कौन है इसमें, सरल मतलब सिंपलेस्ट शुगर। ये प्रश्न आया हुआ है, फिर से आएगा। ठीक है, कि आपको एक जगह पे मिल रहा है ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट कौन है, ग्लूकोज। इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये फलों में पाया जाए, फलों में तो सब कुछ पाया जाता है, तो इतना कंफ्यूजन अपने आप को नहीं होना जाना है। फ्रक्टोज, ये सबसे मीठा नेचुरल में, अगर नेचुरल में सबसे मीठा कौन है तो फ्रक्टोज है। ये आपसे एक एमसीक्यू बनेगा। फ्रक्टोज फ्रक्टोज चूंकि ये मोनोमर है, जब फ्रक्टोज से ही फिर कई सारे फ्रक्टोज मान लो मिलेंगे, तो ये हमारे पास इंसुलिन बनता है। फ्रक्टोज से सबसे मीठा होता है, इंसुलिन बनता है। ये दो एमसीक्यू आपका यहाँ पे बन गया। पहला, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। सबसे पहले तो एमसीक्यू ये बना कि मोनोसैचराइड्स में आपके कौन कौन से आते हैं, तो राहुल गांधी जीएफ, राइबोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्या है, ग्लूकोज जो है सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरल शर्करा कौन सा है, तो ग्लूकोज है। ठीक है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, और इंसुलिन का ये बहुलक होता है। गैलेक्टोज भी सरल है, इतना आपको नहीं जानना है। राइबोज जो है वो आरएनए का घटक होता है। ठीक है। अ, अब डाइसेचराइड्स जिसके अंदर में दो यूनिट होते हैं, डाई मतलब दो। ठीक है, लेकिन अगेन इसमें भी आपको समझना है कि कौन कौन सा पूछा जाता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, आपको कई बार ये टेस्ट सीरीज में पूछा जाता होगा, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, यार एक जगह तो नहीं मिल रहा, एक जगह आपको मिल रहा है, ट्रिक के साथ मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारा चैनल। ठीक है, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज हमारे पास दो मोनोसच, ये तो हम जाने, इसको टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आपका बन रहा है। और जो लैक्टोज है, अगेन हम जान रहे हैं कि लैक्टोज ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो यूनिट से। तो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये आपका जो ऊपर में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, उन दोनों को मिलाएंगे तो लैक्टोज, ये एमसीक्यू बन गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर आपको मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप 2-3 बार अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो ये बहुत आसान होगा। ओलिगा सैचराइड्स, जिसके अंदर में दो से अधिक, मतलब तीन हो सकते हैं और मैक्सिमम 10, 3 से 10 यूनिट होते हैं, उसको ओलिगोसैचराइड्स बोलते हैं। जैसे रेफिनोज और माल्टोट्राइओज। बस यहाँ पे दो ही टॉपिक है। रेफिनोज जो है वो 3 मोनोसैचराइड से मिलकर बना हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, पर आप 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। एमसीक्यू ही एमसीक्यू, इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बायोलॉजी तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। पॉलीसैचराइड्स जिसमें 10 से अधिक होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, चिटिन हो गया। ठीक है, चिटिन, ये काइटिन भी बोलते हैं इसको, काइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काइटिन होता है वो पॉलीसैचराइड्स का पार्ट होता है। कहाँ पाया जाता है चाइटिन, ये कीट में भी पाया जाता है। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगेन अगला जो टॉपिक है इसी से संबंधित है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम मिठास कारक, मतलब ऐसी चीजें जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल रूप से हमने बनाया है उसको मीठा करने के लिए। जैसे सैकरिन, सैकरिन जो है वो चीनी से बहुत 300 से 500 गुना मीठा माना जाता है। जो डायबिटीज रोगी होते हैं, चूंकि चीनी तो खा नहीं सकते, तो सैकरिन मिलाया जाता है। ठीक है, सैकरिन मिलाया जाता है, जो उनके डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है, डायबिटीज पे इसका असर नहीं पड़ता है। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है, एस्पार्टम से एक सबसे जरूरी प्रश्न होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं आजकल हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक में एस्पार्टम का यूज किया जाता है। सुक्रालोज का उपयोग बेकिंग में किया जाता है, कोई भी चीज बेक कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें सुक्रालोज हम लोग डाल सकते हैं। ऐसा सल्फेम, पोटेशियम सल्ट स्वीटनर है। इतना फिर जानने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा, एक आध प्रश्न इससे बन जाते हैं। जो आज का हमारा एक टॉपिक है वो है, लास्ट टॉपिक है एक तरह से, कार्बन के प्रकार। अब देखो, कार्बन को कलर के आधार पे बांटा गया है, और उनका अलग अलग, ये हमेशा आपको पता ही होगा, जैसे ब्लू कार्बन ज्यादातर तटीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि जो कोस्टल इलाके हैं उसमें पाया जाता है, समुद्र से संबंधित होता है, पानी से संबंधित होता है, मैंग्रोव से संबंधित। मतलब एग्जैक्ट ऐसा कुछ इसका डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, बस इसके आधार पे प्रश्न बन जाते हैं। तो तटीय पारिस्थितिक तंत्र या समुद्र से संबंधित जो भी चीजें होंगी, वहां पे जो कार्बन का प्रोडक्शन होता है वो ब्लू कार्बन होता है।
ग्रीन कार्बन जो हमारे पास वनस्पति है, स्थलीय वनस्पति है, जंगलों में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है या कार्बन संग्रहित रहता है, स्टोरेज रहता है, उसको ग्रीन कार्बन। जंगल से संबंधित या पानी से संबंधित ब्लू, आपको पता ही होगा। ब्राउन है तो बायोमास जलने पर जो कार्बन निकलता है। ब्लैक है, अगेन देखिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ब्राउन ब्लैक में हो सकता है। ब्राउन मतलब जब बायोमास जला देंगे तब, ब्लैक मतलब जब वो जला रहे हैं लेकिन आधा अधूरा ही जला है, लकड़ी जला रहे हैं आधा अधूरा जला है, ठीक है। तो जो कालिख निकलती है उसी को हम लोग ब्लैक कार्बन कहते हैं। ग्रे कार्बन अलग है। ग्रे क्या चीज से संबंधित है? ठीक है, ग्रे है जीवाश्म ईंधन। अगर हम जब फॉसिल, जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, इन सब से जो कार्बन निकलता है वो हम लोग ग्रे कार्बन बोलते हैं। और मीथेन रिफॉर्मिंग से भी जो कार्बन निकलता है वो भी हम लोग ग्रे कार्बन बोला जाता है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पिंक कार्बन कहाँ है? जो न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो कार्बन का प्रभाव पड़ता है, मतलब कार्बन जो वहां से उत्सर्जित होता है उसको हम लोग पिंक कार्बन बोलते हैं। रेड कार्बन मतलब जब हम जंगलों की कटाई करते हैं, जंगलों की कटाई करने से जो कार्बन हमारे पास रहता है वो रेड कार्बन से संबंधित है। व्हाइट कार्बन मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी हो गया, मतलब विंड एनर्जी हो गया, इन सब चीजों से संबंधित जो है ना व्हाइट कार्बन हो गया। येलो मरुस्थल में हो गया, मतलब डेजर्ट से जो संबंधित होगा वहां पे। एमसीक्यू आपका इजिली यहाँ पे बन सकता है, ये कई बार पूछा गया है, टर्कोइज कार्बन क्या होता है? तो मेथेन पायरोलिसिस, मतलब मेथेन पायरोलिसिस का मतलब क्या है? जो मेथेन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है उससे जो कार्बन उत्पन्न होता है उसको टर्कोइज बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिंक कार्बन। पर्पल भी वही है, मृदा कार्बन, सॉइल कार्बन, इन सब चीजों में मृदा के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जो कार्बन संग्रहित होता है उसमें, उसको हम लोग मृदा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आपको मैं फिर लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे वैसे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो कई सारी किताबों में सही तरीके से उपलब्ध नहीं रहते हैं, एक जगह पे उपलब्ध नहीं रहते, उन्हीं को सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर संग्रहित किया गया है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।